रूस को एक और ताकतवर संदेश मिला है और इस बार यह संदेश एक धमाके के रूप में आया है जिसने सेंट पीटर्सबर्ग को हिलाकर रख दिया है। यह धमाका रूस के लॉजिस्टिक्स केंद्र को निशाना बनाकर किया गया, जिससे आवाजाही ठप हो गई, पुतिन की सैन्य आपूर्ति रुक गई और सैनिक फंस गए। यह लंबे और उलझे हुए युद्ध में तोड़फोड़ की एक और घटना है, लेकिन अब इसका पैटर्न और भी साफ होता जा रहा है। सेंट पीटर्सबर्ग के पास हमला दिखाता है कि रूस में कोई जगह सुरक्षित नहीं। सोचिए, अगर पुतिन के अपने गृह नगर को पंगु बनाया जा सकता है तो हर जगह को पंगु बनाया जा सकता है। तो चलिए जानते हैं कि असल में हुआ क्या था, किसने ये किया और क्यों इस एक घटना ने पुतिन को गुस्साए किशोर की तरह मुंह फुलाकर बैठा दिया है। मॉस्को क्यों घबराया, ये जानने के लिए धमाके नहीं, रेलवे पर ध्यान दें, क्योंकि रूस ने युद्ध इसी से आगे बढ़ाया। यही मुद्दा है। रूस की रेलवे सिर्फ लोगों और सामान की ढुलाई नहीं, बल्कि देश की रीढ़ है। खाद्य सामग्री से लेकर ईंधन, सैनिकों और टैंकों तक सब कुछ इसी पर निर्भर करता है। रूस इतना विशाल है, वहाँ की कड़ी सर्दी और मुश्किल इलाकों में सिर्फ सड़कों से काम नहीं चल सकता। रेलवे सबको वैसे ही जोड़ता है जैसे नसें शरीर में खून ले जाती हैं। अगर नसें जाम या टूट जाए तो सिस्टम कमजोर हो जाता है। ये कोई नई बात नहीं है। रूसी नेताओं ने देश को एकजुट और नियंत्रित रखने के लिए एक सदी से ट्रेनों पर भरोसा किया है। जारों और सोवियतों ने युद्ध या संकट में सैनिकों और सामान के लिए ट्रेनों का उपयोग किया। सेंट पीटर्सबर्ग से व्लादिवोस्तोक तक की रेल लाइनें आज भी व्यावहारिक और राजनीतिक दोनों हैं। रूस में 1,05,000 किलोमीटर से भी अधिक सक्रिय रेल लाइनें हैं, जिससे यह दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा रेल नेटवर्क बन जाता है। ये धातु और बजरी नहीं, बल्कि शक्ति और एकता का प्रतीक है। रूस में रेलों पर नियंत्रण मतलब जमीन पर नियंत्रण है। यूक्रेन पर आक्रमण के बाद वह गहरी निर्भरता और भी स्पष्ट हो गई। आधुनिक रूसी सेना आज भी सोवियत सेना की तरह रेल का इस्तेमाल करती है। करीब 90% भारी उपकरण जैसे टैंक, मिसाइल, गोले और ईंधन इसी तरह यात्रा करते हैं। वेस्टर्न मिलिट्री डिस्ट्रिक्ट, जिसमें सेंट पीटर्सबर्ग है, लगभग पूरी तरह इसी प्रणाली पर चलता है। पेस्कोव सेंट पीटर्सबर्ग लाइन हर हफ्ते हजारों टन आपूर्ति ले जाकर कालिनिनग्राद और उत्तरी मोर्चों से जोड़ती है। अगर वह लाइन रुकती है तो पूरा युद्ध सेक्टर ठप हो जाता है। इसी कारण आगे जो हुआ वह बेहद अहम था, क्योंकि किसी ने अभी उस जीवन रेखा में बड़ा छेद कर दिया है। 21 अक्टूबर को उसी रेलवे लाइन पर विस्फोट हुआ जो प्स्कोव और सेंट पीटर्सबर्ग को जोड़ती है। हमले का मकसद रेलवे लाइन को ठप करना था और उसने ये काम बखूबी किया। गवाहों ने बताया कि रात आग और धुएं से चमक उठी जब मालगाड़ी पटरी से उतरी और मलबा फैल गया। रूसियों की तरह कोशिश करो जानकारी छुपाने की, लेकिन जैसे आमतौर पर होता है वैसे ही जानकारी धीरे धीरे बाहर आती रही। उन्होंने दिखाया कि यह कितना बड़ा गड़बड़झाला था। यहाँ तक कि टेलीग्राम पर लीक हुई तस्वीरों में भी फटा हुआ मेटल, जली हुई पटरियां और सुरक्षा अधिकारी टॉर्च लेकर मलबे के बीच घूमते हुए नजर आए। विस्फोट की जगह ऐसी थी कि उसे नजरअंदाज करना नामुमकिन था। यह गलियारा एस्टोनिया के पास है, इसलिए नाटो देश के करीब यह घटना महत्वपूर्ण है। मॉस्को की रणनीति में ऐसा प्रतीकवाद अहम होता है। जैसा कि मैंने बताया, पेस्कोव कॉरिडोर पश्चिमी सैन्य जिला के लिए जीवन रेखा है, जो रूस के बाल्टिक राज्यों और उत्तरी यूक्रेन के अभियानों का जिम्मेदार कमांड जोन है। इस लाइन में पर्यटक या किराने का सामान नहीं था, बल्कि गोला बारूद, ईंधन और सैन्य सामान था जो रूस की युद्ध मशीन को चलाते हैं। विस्फोट से सब कुछ रुक गया। सैन्य आपूर्ति और नागरिक ट्रेनें या तो दूसरे रास्ते भेजी गईं या निलंबित कर दी गईं। रूसी लॉजिस्टिक्स टीमें कई दिन ट्रैक की मरम्मत और सेवा बहाली में जुटीं, फिर भी यातायात सामान्य से काफी धीमा रहा। युद्ध में एक विस्फोट से कितना नुकसान होता है यह मापना कठिन है, खासकर इतने बड़े युद्ध में, लेकिन लॉजिस्टिक्स में हर देरी मायने रखती है। कुछ दिनों की देरी वहां कमी का कारण बन सकती है, जिससे मोर्चे पर खतरा हो सकता है। रूस की सेना पहले ही आपूर्ति की कमी झेल रही है, ऐसे में देरी बड़ा झटका है। और ये हमले सिर्फ समय और देरी के बारे में ही नहीं हैं, ये रूस को वहीं चोट पहुंचाते हैं जहां सबसे ज्यादा दर्द होता है, उसकी जेब पर। रेलवे सिर्फ टैंक गोलियां नहीं, बल्कि अनाज, कोयला, तेल भी ढोते हैं, जो फैक्ट्रियों व शहरों को जरूरी चीजें पहुंचाते हैं। पहले से लगी सख्त पाबंदियों ने रूस की अर्थव्यवस्था को कमजोर कर दिया है और हर रुकी खेप हालात बिगाड़ देती है। 3 दिन की देरी से लाखों का व्यापार घाटा हो सकता है या फैक्ट्रियों को धीमा करना पड़ सकता है, जिससे उन मजदूरों पर असर पड़ेगा जिन्हें स्थिरता का वादा किया गया था। ट्रेन लेट होने और रोटी महंगी होने पर लोग शिकायत करते हैं। लोगों की शिकायतों से क्रेमलिन की मजबूत रूस की छवि में दरारें आती हैं। तो देख सकते हैं, सिर्फ सैनिक नहीं, हर रूसी सोच रहा है कि क्या हो रहा है। हमले की खबर फैलने पर रूसी चैनलों ने इसे घटना कहा
और स्थानीय गवर्नर ने व्यवस्था जल्द बहाल करने का वादा किया। ऑनलाइन लोग इसे मानने को तैयार नहीं थे। कुछ घंटों में वीडियो आए जिनमें पेड़ों के ऊपर काले धुएं के गुबार और आपातकालीन कर्मचारी मुड़ी तुड़ी पटरियां हटाते दिखे। तस्वीरें इतनी तेजी से फैल गईं कि सेंसर भी प्रतिक्रिया नहीं कर पाए और जल्द ही बातचीत इस बात से बदल गई कि क्या हुआ से लेकर यह कैसे हो गया, वो भी यहाँ। मॉस्को के लिए यह बड़ा सवाल है, क्योंकि सेंट पीटर्सबर्ग रूस का दूसरा सबसे बड़ा शहर और यूरोप की खिड़की है। अगर तोड़ फोड़ करने वाले सैन्य रेलवे को निशाना बना सकते हैं तो राज्य का अपने क्षेत्र पर कितना नियंत्रण है। करीब से देखने पर दिखेगा कि रूस की रेलवे महीनों से चुपचाप हमलों का शिकार है। यूक्रेन पर हमले के बाद से वे पूरे युद्ध में सबसे शांत लेकिन प्रभावी युद्ध क्षेत्र बन गई हैं। और जितना अधिक आप इस पैटर्न को देखेंगे यह उतना ही स्पष्ट होता जाएगा। यह कोई आकस्मिक दुर्घटनाओं की श्रृंखला नहीं है, यह एक अभियान है, धीमा और सोच समझकर चलाया गया, जो उसी चीज को धीरे धीरे खत्म कर रहा है जिस पर रूस सबसे ज्यादा निर्भर करता है, उसकी चलने फिरने की क्षमता। यह चुपचाप और लगभग अदृश्य रूप से शुरू हुआ, कहीं संकेतित गड़बड़ी, कहीं शॉर्ट सर्किट, फिर पटरियों के पूरे हिस्से उड़ने लगे। 2023 के अंत तक रूसी अधिकारियों ने कई मामलों की रिपोर्ट करना बंद कर दिया। उन्होंने इन्हें तकनीकी विफलताएं कहना शुरू किया, जो अब तोड़फोड़ का कोड वर्ड है। लेकिन सच बाहर आता रहा, क्योंकि विस्फोट सबूत छोड़ जाते हैं और रूसी नागरिक सब कुछ ऑनलाइन पोस्ट कर रहे थे। 2023 के सितंबर में एक बड़ा शुरुआती चेतावनी संकेत मिला था। बेलगोरोड में एक मालगाड़ी पटरी से उतर गई जब स्टारियोस्को से वाल्यू की लाइन के साथ साथ विस्फोटक लगाए गए थे। 11 डिब्बे और एक लोकोमोटिव पटरी से उतर गए। रूसी अधिकारियों ने तकनीकी खराबी बताया, जबकि यूक्रेन की विशेष बलों ने इसे जानबूझा हमला कहा। समय बिल्कुल भी संयोग नहीं था। यह तब हुआ जब रूसी इकाइयां सीमा पर अपनी स्थिति बदल रही थीं, जिससे आपूर्ति श्रृंखला कई दिनों तक बाधित रही। कुछ हफ्ते बाद रियाजान में फिर ट्रेन पटरी से उतरी, धमाके से आग लगी और पुलिस दौड़ी। फिर से आधिकारिक कहानी ने इसे दुर्घटना कहा, लेकिन जगह ने सबका ध्यान खींचा। रियाजान रूस के अंदर गहराई में स्थित है, मोर्चे से काफी दूर, लेकिन अहम सैन्य केंद्रों के करीब। पश्चिमी विश्लेषकों को ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं पड़ी। यह साफ सुथरी तोड़फोड़ थी। हमले लगातार उत्तर पश्चिम बढ़ते रहे। 2024 के मध्य तक पेस्कोव सेंट पीटर्सबर्ग गलियारा मुख्य निशाना बन गया था। ईंधन, गोला बारूद और स्पेयर पार्ट्स ले जाने वाली मालगाड़ियां बार बार एक ही तरीके से निशाना बनी। पटरी के नीचे छोटे विस्फोटक रखे जाते थे, जिन्हें दूर से सक्रिय कर सैन्य माल को निशाना बनाया जाता था। रूसी मीडिया ने नुकसान कम बताया, जबकि ओपन सोर्स जांचकर्ताओं और पश्चिमी मीडिया ने इसे पार्टिजन समूहों और यूक्रेनी ऑपरेटिव्स से जोड़ा। ये सिर्फ गुस्साए लोग नहीं, बल्कि एक अभियान था। रूस जब भी नया सप्लाई रूट बनाता, कोई उसे नष्ट करने को तैयार रहता था। हमले दिखावटी नहीं, असरदार थे। उन्हें ट्रेनों को नष्ट नहीं करना था, बस देर तक रोकना था ताकि परेशानी हो। ये परेशानियां बार बार आती रहीं। रेल युद्ध अब रूस की लॉजिस्टिक्स प्रणाली के केंद्र में है और क्रेमलिन इसे संभालने में संघर्ष कर रहा है। 2024 के मध्य तक स्टॉप द वैगन्स नाम ऑनलाइन फैलने लगा। यह कोई औपचारिक समूह नहीं था, बल्कि युद्ध का विरोध करने वाले रूसियों का एक ढीला नेटवर्क था, जिन्होंने अंदर से लड़ने का फैसला किया। वे बंदूक या ड्रोन नहीं, बल्कि छोटे रिंच, तार और विस्फोटक इस्तेमाल कर रहे थे जो बैग में आ सकते थे। उनका निशाना सैनिक नहीं, बल्कि वे रेल लाइनें थीं जिन पर सैनिक निर्भर थे। सिग्नलिंग सिस्टम या एक जॉइंट बार तोड़कर वे ट्रेन पटरी से उतार सकते थे और सप्लाई चेन को कई दिन बाधित कर सकते थे। यह सीमित संसाधनों में किया गया प्रतिरोध था और यह काम कर रहा था। अब पुतिन को यूक्रेनी हस्तक्षेप के साथ अपने नागरिकों से भी निपटना था। इसे चारों तरफ से घिर जाना कहते हैं, है ना? और ये सिर्फ कुछ गुस्साए नागरिकों के काम नहीं थे। ये देशभक्तों का जागरूक समूह था जो इस आक्रमण को बेकार मानता था। बेलारूस में यह तरीका कुछ महीने पहले ही आजमाया गया था। 2022 की शुरुआत में जब रूसी सैनिकों ने बेलारूसी रेलवे से यूक्रेन पर हमला किया, तो स्थानीय रेलवे कर्मचारी चुपचाप पटरियों को नुकसान पहुंचाने लगे। उन्होंने केबल काटी, सेंसर जाम किए और रूसी हथियारों वाली ट्रेनों को रोका। उनमें से कुछ को गिरफ्तार कर लिया गया, कुछ गायब हो गए। लेकिन यह विचार फैल गया और जब यह रूस में पहुंचा तो यह अपने आप में एक आंदोलन बन गया। सेंट पीटर्सबर्ग विस्फोट यही कारण से प्रतीकात्मक है और यह विरोध के बड़े नक्शे का हिस्सा है। जो बेलारूसी पटरियों पर शुरू हुआ,
अब रूस के औद्योगिक केंद्र तक पहुंच गया है। पहले मॉस्को दूसरों को तोड़फोड़ का दोषी ठहराता था, अब यह उसकी सीमाओं के भीतर अक्सर क्रेमलिन के पास ही हो रहा है। हमले भी बदल गए हैं। अब ये सिर्फ पटरियां तोड़ने तक सीमित नहीं है। कुछ हमले उन संचार लाइनों पर होते हैं जो ट्रेन यातायात को नियंत्रित करती हैं। कुछ अन्य हमले पावर सबस्टेशन या डिपो को निशाना बनाते हैं। हर एक हमला अव्यवस्था की एक और परत जोड़ देता है। और मॉस्को के लिए इससे भी बुरा यह है कि ये तोड़फोड़ करने वाले लगातार खुद को ढालते जा रहे हैं। हर गिरफ्तारी या सख्ती के बाद ये ऑपरेशन और चालाकी से लौट आते हैं। आप सुरक्षा बल तैनात कर सकते हैं, लेकिन 11 टाइम जोन वाले देश की हर किलोमीटर रेल की सुरक्षा संभव नहीं है। देश के भीतर प्रतीकात्मक ठिकानों पर हमला एक संदेश देता है। यह क्रेमलिन को दिखाता है कि अगर हम आपके मुख्य क्षेत्र के पास आ सकते हैं तो कोई भी जगह सुरक्षित नहीं है। इस साल बढ़ते हमले किसी बड़ी चीज का हिस्सा हैं। और यह सब लेनिनग्राद क्षेत्र के स्ट्रोगोनोवो मिसिंस्काया हिस्से से शुरू हुआ था, वही गलियारा जो पेस्को एसटी को जोड़ता है। पीटर्सबर्ग लाइन पर 14 सितंबर को कुछ घंटों के अंतर में 2 मालगाड़ियां पटरी से उतर गईं। पहली घटना गाचिना जिले में हुई। स्थानीय लोगों ने एक तेज धमाका सुना, फिर सन्नाटा छा गया। आपातकालीन दल ने वहां पहुंचकर पलटा हुआ लोकोमोटिव देखा। अधिकारियों ने तकनीकी खराबी को जिम्मेदार बताया, लेकिन तस्वीरें कुछ और बता रही थीं। पटरियां मुड़ी, जली और टेढ़ी मेढ़ी थीं, जो तोड़फोड़ की ओर इशारा कर रही थीं। करीब 2:30 बजे सुबह, कुछ घंटे बाद, एक और ट्रेन उसी पटरी पर टकरा गई। यह ट्रेन ईंधन टैंकर ले जा रही थी। रूस ने कहा वे खाली थे, जबकि यूक्रेनी सूत्रों ने कहा वे डीजल से भरे थे जो मोर्चे की तरफ जा रहे थे। विस्फोट ने आग की एक श्रृंखला शुरू कर दी जो पटरियों पर फैल गई, जबकि रूसी रेलवे इस गड़बड़ी को काबू करने की कोशिश कर रहा था। उन्होंने ट्रेनों का मार्ग बदला, यात्रियों को बसों में भेजा और मरम्मत दलों को फ्लड लाइट्स में काम के लिए भेजा। फिर भी नुकसान हो गया और देरी कई दिन चली। इलाके में मोबाइल इंटरनेट तुरंत बंद कर दिया गया ताकि वीडियो फैलने से रोका जा सके, जो क्रेमलिन की आम रणनीति है। इससे पहले कुछ क्लिप्स ऑनलाइन लीक हुईं जिनमें ठंडी रात में नारंगी लपटें और काला धुआं उठता दिखा। वे दोनों पटरी से उतरने की घटनाएं हादसा नहीं थीं। यूक्रेनी खुफिया एजेंसी ने कहा कि उनके विशेष ऑपरेशन बलों ने स्थानीय सहयोगियों के साथ मिलकर ये घटनाएं की और हमलों का समय ईंधन आपूर्ति बाधित करने के लिए चुना। रूस जब यूक्रेन में नए हमलों की तैयारी कर रहा था, तब यह हमला बहुत भारी पड़ा। रूसी लॉजिस्टिक्स टीमों को आपूर्ति को पीछे के रास्तों से भेजने के लिए मजबूर होना पड़ा, जो कीचड़ में बदल गए थे। दोपहर तक ईंधन ट्रकों ने डीजल ज्यादा खर्च किया। सेंट पीटर्सबर्ग की फैक्ट्रियों ने उत्पादन धीमा किया, मजदूर जल्दी घर भेजे। फिर फुसफुसाहटें हुई कि इन लाइनों की तकनीकी खराबियां अब जानबूझकर की गई लगती हैं। इसके बाद 7 अक्टूबर आया। उसी रेलवे ट्रैक पर फिर से हमला हुआ, इस बार दिन दहाड़े। सैन्य सामान, गोला बारूद, स्पेयर पार्ट्स व संभवतः ड्रोन के पुर्जों से लदी मालगाड़ी को सटीक विस्फोटकों से पटरी से उतार दिया गया। एफएसबी ने सख्त कार्रवाई कर जगह सील की और रेलवे कर्मचारियों को हिरासत में लेकर पूछताछ की, लेकिन तब तक नुकसान हो गया था। मोर्चे के लिए भेजी गई सप्लाई अब बेकार थी और बारिश में जंग लग रही थी। कमांडरों को मजबूरन ट्रक काफिलों का सहारा लेना पड़ा, जो गड्ढों और पुरानी सड़कों पर धीरे धीरे चलते रहे, जिससे उनका कीमती समय और ईंधन दोनों ही बर्बाद हो रहे थे, जिसे वे खोना नहीं चाहते थे। अक्टूबर का हमला निर्णायक रहा। इसने क्रूर महीने का अंत और एक स्पष्ट पैटर्न दिखाया। कोई बार बार उसी कमजोर जगह को निशाना बनाकर रूस को उसे बार बार ठीक करने की चुनौती दे रहा था। हर धमाका सेंट पीटर्सबर्ग के दरवाजे के और करीब आता गया, जिससे यह साफ हो गया कि ये हमलावर सिर्फ सुरक्षा व्यवस्था की जांच नहीं कर रहे थे, बल्कि उन्हें कमजोर भी कर रहे थे। 21 अक्टूबर को पिस्को कॉरिडोर में धमाका हुआ। अब यह हैरान करने वाला नहीं था। ऐसा लगा जैसे यह एक ऐसी व्यवस्था का नतीजा हो जो खुद को बचाने में बहुत आगे बढ़ चुकी है। अब अफवाह है कि तोड़फोड़ करने वालों के पास रिंच और विस्फोटक के अलावा और भी कई चीजें हैं। कुछ सूत्रों के अनुसार हालिया विस्फोट में पटरियों के नीचे डायनामाइट रखने के अलावा डिजिटल छाया भी हो सकती है। मामला यह है कि रूस की रेलवे केवल स्टील और पहियों पर निर्भर नहीं है। इनमें सेंसर, सिग्नल और डिजिटल कंट्रोल होते हैं जो ट्रेनों को चलाते हैं। इनमें गड़बड़ी से बिना फ्यूज जलाए ट्रेन रोक सकते हैं। चालाक हैकर सिग्नल सिस्टम जाम कर सकता है, सेंसर को ट्रैक ब्लॉक दिखा सकता है या दूर से पावर सबस्टेशन बंद कर सकता है। यह अंधा अनुमान नहीं है। 6 अगस्त को हैकरों ने सेंट पीटर्सबर्ग मॉस्को रेलवे पर हमला कर डिस्पैच सिस्टम, टिकटिंग और नेटवर्क को निशाना बनाया। यूक्रेन के सेंटर फॉर स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशंस ने बताया
कि इस हमले से $1 करोड़ तक का नुकसान हुआ, यह वाकई हैरान करने वाला है। फिर भी यह नए युद्ध के रूप की सफलता का प्रमाण है। अगर सेंट पीटर्सबर्ग धमाके में डिजिटल मदद मिली थी, तो इसका मतलब है कि हमलावर अब ज्यादा चालाक हो गए हैं। यह हाइब्रिड युद्ध है जिसमें कुछ हिस्सा शारीरिक है, कुछ डिजिटल और सब कुछ परेशानी ही परेशानी है। यूक्रेन सालों से जमीनी तोड़फोड़ और साइबर हमले मिलाकर रूस को उलझन में डालता रहा है। मेरा मतलब है, सोचिए, किसी रेलवे के कंट्रोल सिस्टम को हैक करो, फिर ज्यादा असर के लिए बम लगा दो। ये ऐसा है जैसे बिना पसीना बहाए एक ही निशाने पर 2 बार वार करना। डरावनी बात यह है कि रूस का रेलवे नेटवर्क ऐसे मामलों के लिए आसान निशाना है। ये बहुत बड़ा और फैला हुआ है, लेकिन इसे आधुनिक साइबर सुरक्षा को ध्यान में रखकर नहीं बनाया गया है। पटरी का हर मील कमजोर बिंदु हो सकता है। रूस की रेलें पुरानी और तकनीकी रूप से अप्रचलित हैं। पिस्कोव लाइनों पर ग्लॉसनेस्ट निर्भर सिग्नलिंग 1990 के दशक के रिले का इस्तेमाल करती है, जो सस्ते जैमर के लिए कमजोर हैं, जिन्हें डार्क वेब पर सिर्फ $50 में खरीदा जा सकता है। इससे बाधा डालना आसान और सस्ता है। मॉस्को ने खुद को देर से ढाला। यह समस्या तब बनती है जब दुश्मन दूर बैठे लैपटॉप से हमला कर सकता है और बमों के साथ बाइट्स का इस्तेमाल हो रहा है। रूस के लिए सिर्फ रेलवे की मरम्मत करना ही बड़ी समस्या नहीं है, उसे अपनी डिजिटल रीढ़ को भी मजबूत करना होगा, जो कि वह अभी बिल्कुल भी अफोर्ड नहीं कर सकता। और परेशानी यहीं तक नहीं है, ओह नहीं, जबकि पार्टीजन रेलवे पर चुपचाप काम कर रहे हैं, कीव की टीमें और भी बड़े टारगेट्स पर हमला कर रही हैं, पुल, रिफाइनरी और पावर ग्रिड्स। असल में ये रूस की युद्ध मशीन की जीवन रेखाएं हैं। इसे इंफ्रास्ट्रक्चर रिवेंज टूर माने। हर हमला सोच समझकर होता है, जो पुतिन के आक्रमण को फंड करने वाले नकद और माल पर निशाना साधता है। अगर आप पुल उड़ाते हैं तो ट्रैफिक ही नहीं, मोर्चे की सप्लाई भी कटती है। तेल डिपो पर हमला होने पर टैंकों को अचानक कम तेल मिलता है। यह चालाकी है, सस्ता है और इससे मॉस्को के इंजीनियरों को लगातार घबराहट की स्थिति में रहना पड़ रहा है। यह बात केरच ब्रिज से बेहतर कहीं नहीं दिखती। 12 मील लंबा वह पुल जिसे पुतिन ने क्रीमिया तक निजी स्मारक की तरह बनवाया। 2018 में रूस द्वारा प्रायद्वीप पर कब्जे के बाद जल्दीबाजी में बना यह पुल अब देश की दक्षिणी जीवन रेखा है, जो सैनिकों, टैंकों और गोला बारूद को सीधे खेरसौन और आगे की लड़ाई में भेजता है। यूक्रेन की नजरें शुरू से इस पर थीं, लेकिन अब यह एक मौके के लक्ष्य से बदलकर बार बार सुर्खियों में आने लगा है। अक्टूबर 2022 में ट्रक बम धमाके से सड़क मुड़ गई और पुल के हिस्से समुद्र में गिर गए। ट्रैफिक कई महीनों बंद रहा। जुलाई 2023 में ड्रोन झुंड ने खंभों पर हमला किया, जिससे आपातकालीन मरम्मत हुई। लेकिन असली झटका 3 जून 2025 को लगा, जब पानी के नीचे TNT से भरे ड्रोन ने सपोर्ट्स के नीचे विस्फोट कर दिया। यूक्रेन सुरक्षा सेवा ने तुरंत जिम्मेदारी ली और सुबह 4:44 बजे धमाके का वीडियो जारी किया। पानी पर लपटें उठ रही थीं, मानो बुरा संकेत हो। उस हमले ने क्रीमिया की आपूर्ति 40% तक घटा दी, जिससे ईंधन काफिले फंसे और मोर्चे की इकाइयों को जरूरी सामान नहीं मिला। पुतिन ने तैरती हुई बाधाओं और एंटी ड्रोन जालों पर अरबों खर्च कर दिए, लेकिन यूक्रेन के गोताखोर लगातार रास्ता निकालते रहे। यह हमला सिर्फ स्टील को ही नहीं, बल्कि उसके नियंत्रण के प्रतीक का भी मजाक बनाता है। केरचा ब्रिज तो बस बड़ी तस्वीर का एक हिस्सा है। यूक्रेन के ड्रोन साल भर रूस की ऊर्जा संरचनाओं पर हमला कर रिफाइनरियों और डिपो को निशाना बना रहे हैं। 2024 की शुरुआत में रोसनेव की रियाजान रिफाइनरी पर हमलों से हफ्तों तक उत्पादन रुका और ईंधन महंगा हुआ। इस साल रफ्तार बहुत तेज हो गई है, मजाक नहीं कर रहा। मार्च में ड्रोन हमले से क्रास्नोडार के डिपो में रूस की 4% रिफाइनिंग क्षमता एक तिमाही में खत्म हो गई। 19 अक्टूबर को विशाल ओडेनबर्ग गैस कॉम्प्लेक्स, जो कजाखस्तान से हर साल 45 अरब घन मीटर गैस संभालता है, पर हमला हुआ। निर्यात रोकना और महंगे विकल्पों के लिए मजबूर करना इसकी रणनीति है, यादृच्छिकता नहीं। यूक्रेन की सैन्य खुफिया रूस के कवच में बुनियादी ढांचे को कमजोर कड़ी मानती है। सेना चाहे कितनी भी बड़ी हो, बिना ईंधन, बिजली और पुलों के वह भूखी रह जाती है। आपूर्ति श्रृंखला पर हर वार युद्ध के मैदान को प्रभावित करता है। केरच काफिला रुका तो अदीवका में कम गोले पहुंचेंगे। जली रिफाइनरी का मतलब है T-90 टैंकों के ईंधन की लागत बढ़ना। संदेश साफ और जाना पहचाना है। अब कोई जगह अछूती नहीं, जार का पुराना वतन भी नहीं। पुतिन के लिए ये सिर्फ लॉजिस्टिक समस्या नहीं है, यह उनके अहंकार और अर्थव्यवस्था के लिए झटका है। मरम्मत पर अरबों खर्च हो रहे हैं,
निर्यात घट रहा है और आम रूसी पेट्रोल पर ज्यादा कीमत चुका रहे हैं। यह सिर्फ ट्रेनों ही नहीं, पूरी जंग को भी धीमा कर रहा है। और यूक्रेन का दांव है कि अगर वह इन दबाव बिंदुओं को दबाता रहे तो रूस की युद्ध मशीन उनके मुकाबले बहुत पहले ही रुक जाएगी। अब तक ये दांव एक एक धमाके के साथ सही साबित हो रहा है, लेकिन बात सिर्फ टूटी हुई पटरियों या हैक किए गए सिस्टम्स की नहीं है। इस तरह की अराजकता और गहराई तक असर करती है, उस भरोसे को हिला देती है जो रूस को एकजुट रखता है। ये रेलवे हमले सिर्फ धमाके नहीं हैं, ये एक बड़ी बीमारी के लक्षण हैं। ये दिखाते हैं कि राज्य की सुरक्षा का दायरा सिमटता जा रहा है। सालों तक क्रेमलिन ने पूरी तरह नियंत्रण की छवि पेश की, जैसे वो असहमति को बनने से पहले ही कुचल सकता है। लेकिन अब यहां तक कि उत्तर में भी और उन शहरों में भी जिन्होंने रूस की औद्योगिक ताकत बनाई, वो नियंत्रण कमजोर पड़ता जा रहा है। आप इसे सरकार की प्रतिक्रियाओं के लहजे में महसूस कर सकते हैं। वो शांति, आत्मविश्वास, अब वो गायब है। अब सिर्फ इनकार बचा है, जिसमें घबराहट भी है। इसी वजह से सेंट पीटर्सबर्ग धमाका अलग असर डालता है। यह सिर्फ एक और तोड़फोड़ की घटना नहीं थी, यह इस बात का सबूत था कि रूस का युद्ध अब सिर्फ यूक्रेन के युद्ध क्षेत्रों तक सीमित नहीं रह गया है, अब यह अपने घर तक पहुंच गया है। रेल पर हर हमला क्रेमलिन की नाकामियों को आईना दिखाने जैसा है। आप पटरी की मरम्मत कर सकते हैं, लेकिन डर की मरम्मत नहीं कर सकते। और अब डर उस रफ्तार से फैल रहा है जिस रफ्तार से पहले ट्रेनें समय पर चला करती थीं। लेकिन इस ताजा हमले के बाद मॉस्को इतनी बड़ी धमाके के बाद चुप नहीं बैठेगा। क्रेमलिन पहले ही और कैमरे और गश्त और मुखबिर तैनात कर रहा है ताकि हर इंच ट्रैक पर नजर रखी जा सके। लेकिन इसमें एक पेंच है। हजारों मील रेलवे की सुरक्षा करना तूफान संभालने जैसा है। वे शायद सेंसर या एआई लगाएं ताकि सिग्नल्स की निगरानी हो सके, लेकिन तोड़फोड़ करने वाले पहले ही एक कदम आगे हैं, जो कम तकनीक वाले बमों को हाईटेक हैक्स से मिला रहे हैं। रूस रेलवे मजबूत करने पर अरबों खर्च कर सकता है, लेकिन हर रूबल मोर्चे के लिए कम हो जाता है। यह एक जाल है जिसमें मॉस्को फंसता जा रहा है। क्रेमलिन पहले से ही संदेह में है। ऐसी घटनाएं उन्हें और सख्त कदम उठाने पर मजबूर कर सकती हैं, और गिरफ्तारियां, सख्त कानून और रेल कर्मचारियों को संदिग्धों की रिपोर्ट करने के लिए मजबूर करना, यही प्रतिक्रिया है। एक्स पहले ट्विटर पर स्थानीय सुरक्षा अभियान से पहले ही नाराजगी जताई जा रही है। अगर एफ सभी निर्दोष कर्मचारियों को पकड़ना शुरू कर दे या बुनियादी ढांचे की सुरक्षा के लिए जबरन भर्ती को और सख्त कर दे, तो यह लोगों में उतना गुस्सा भड़का सकता है जितना वे संभालने के लिए तैयार नहीं है। और फिर है खुफिया जानकारी का खेल। एफएसबी स्टिंग ऑपरेशन बढ़ा रहा है, लेकिन जब तोड़फोड़ करने वाले भीड़ में मिल जाते हैं तो पकड़ना मुश्किल हो जाता है। रूस शायद डिजिटल निगरानी पर निर्भर होना शुरू कर दे, जैसे कि फोन ट्रैक करना या टेलीग्राम ग्रुप्स को हैक करना, लेकिन इससे उन तकनीकी जानकार नागरिकों को नाराज करने का खतरा है जो पहले से ही सरकारी सेंसरों से बचते रहते हैं। हर जवाबी कदम की कीमत होती है। जितना मॉस्को दबाव डालता है उतना ही विरोध बढ़ता है जिसे वह दबाना चाहता है। सेंट पीटर्सबर्ग धमाके ने सिर्फ रेलवे को ही नहीं तोड़ा, बल्कि शायद उसने एक ऐसा चक्र शुरू कर दिया है जिसे रोकना किसी ने भी जितना सोचा था उससे कहीं ज्यादा मुश्किल हो सकता है। सुरक्षा को मजबूत करने की ये सारी कोशिशें सिर्फ रूस की सुरक्षा व्यवस्था पर दबाव नहीं डाल रही हैं, बल्कि ये पूरे युद्ध का स्वरूप बदलने लगी हैं। इन सब का रणनीतिक असर बहुत बड़ा है। सेंट पीटर्सबर्ग विस्फोट ने सिर्फ रास्ता नहीं बंद किया, बल्कि रूस की कमजोर आंतरिक आवाजाही भी उजागर की। अगर आपूर्ति लाइनें अंदर से कमजोर हों तो विदेश की सैन्य ताकत बेअसर हो जाती है। आधुनिक युद्ध गोलियां सबसे ज्यादा चलाने वाले नहीं जीतते, बल्कि वे जीतते हैं जो अपनी लॉजिस्टिक्स को सही सलामत रख सकते हैं। इस मोर्चे पर रूस बहुत तेजी से अपनी पकड़ खो रहा है। असल सवाल अब यह है कि इसके पीछे कौन है, न कि रेल लाइनें बार बार क्यों उड़ रही हैं। इसका जवाब दुर्भाग्य से आसान नहीं है। अब उस सूची में यूक्रेन सबसे ऊपर है। यूक्रेन की खुफिया एजेंसियां जैसे कि GUR और SBU अब कई सालों से रूस के अंदर गुप्त ऑपरेशन चला रही हैं। अब वे सिर्फ सैन्य ठिकानों को ही निशाना नहीं बनाते। आपूर्ति लाइनें, डिपो और मुख्य बुनियादी ढांचा अब नई, ज्यादा महत्वाकांक्षी रणनीति में शामिल हैं। मकसद है रूस को सबसे ज्यादा दर्द पहुंचाना, वो भी बिना सैनिक भेजे। रेलवे में तोड़फोड़ करना सस्ता, कम दिखने वाला और अक्सर गोले बरसाने से ज्यादा असरदार होता है। पश्चिमी खुफिया अधिकारी महीनों से इस बदलाव के संकेत दे रहे थे। सेंट पीटर्सबर्ग लाइन इसका क्लासिक उदाहरण है। यह लॉजिस्टिक्स को प्रभावित करता है। प्रतीकात्मक जगह पर हमला कर बिना पारंपरिक गोली चलाए स्पष्ट संदेश देता है। लेकिन बात सिर्फ यूक्रेन की नहीं है। रूस के अंदर भी विरोध बढ़ रहा है और यह विकेंद्रीकृत है। ये आम लोग हैं जो युद्ध का विरोध करते हैं, छोटे, फुर्तीले और अक्सर गुमनाम नेटवर्क बनाते हैं।
कुछ लोग कीव से स्वतंत्र काम करते हैं, लेकिन सबका लक्ष्य रूस की युद्ध मशीन को रोकना है। वे पूरी तरह से पार्टीजन हैं और हैरान करने वाले तरीके से प्रभावी हैं। उनके उपकरण साधारण हैं, घरेलू विस्फोटक, रेलवे में छेड़छाड़ और साधारण साइबर हस्तक्षेप। न हाईटेक न चमकदार, पर बेहद प्रभावी। वे चुपचाप काम करते हैं, रडार से बाहर रहते हैं, जिससे उन्हें पकड़ना मुश्किल होता है। क्रेमलिन यह जानता है और यह बात उन्हें डराती है। असल में वे इसे मानने से बचते हैं। रूस के सार्वजनिक बयान हमेशा की तरह अनुमानित होते हैं। मॉस्को विदेशी एजेंटों, यूक्रेनी आतंकवादियों और कभी कभी काल्पनिक तोड़फोड़ करने वालों को दोषी ठहराता है। संदेश बदलते हैं क्योंकि इन्हें समझाने के लिए एक ही कहानी नहीं है। पर्दे के पीछे एफएसबी इन नेटवर्क्स का पता लगाने की कोशिश करता है, लेकिन ये फैले, अनुकूल और विस्फोट तक अदृश्य रहते हैं। सोशल मीडिया ने मॉस्को की स्थिति बिगाड़ दी है। लोग क्षतिग्रस्त पटरियों, पटरी से उतरी ट्रेनों, जले माल के वीडियो सेंसर से पहले पोस्ट कर देते हैं। हर वीडियो से क्रेमलिन की असमर्थता साबित होती है कि वो सब नियंत्रित नहीं कर सकता। सेंट पीटर्सबर्ग विस्फोट की यह फुटेज इतनी ज्यादा फैली, यही अपने आप में समस्या का एक लक्षण है। नुकसान और अफरा तफरी से सरकार की अपनी जमीन की सुरक्षा पर भरोसा कमजोर हो जाता है। इसका असर सिर्फ बुनियादी ढांचे नहीं, रूस के भीतर मनोबल पर भी पड़ता है। सैनिक सोचने लगते हैं कि क्या आपूर्ति पहुंचेगी, कमांडर सोचते हैं कि क्या अतिरिक्त बल आ पाएंगे, और आम नागरिक राज्य के वादों से भरोसा खो देते हैं। ये हमले दिखाते हैं कि रूस विदेश में भले नियंत्रण में है, लेकिन अपने घर में नियंत्रण खो रहा है। इसीलिए इन घटनाओं के पीछे कौन है, यह सवाल बहुत महत्वपूर्ण है। यूक्रेनी एजेंसियां सक्षम हैं, पर घरेलू प्रतिरोध बढ़ना नया और अप्रत्याशित पहलू है। पिस्कोव या नोगोरोड के पास विस्फोटक लगाने वाले लोग सख्त कमांड का पालन नहीं कर रहे। वे लोग खुद से ही नए तरीके अपना रहे हैं, नवाचार कर रहे हैं और अपनी प्रवृत्ति के अनुसार काम कर रहे हैं। इससे उन्हें पहले से भांपना मुश्किल हो जाता है, दबाना भी कठिन हो जाता है और लंबी अवधि में वे कहीं ज्यादा खतरनाक हो जाते हैं। हर सुरक्षा जांच में यह खतरा रहता है कि जो लोग आमतौर पर चुप रहते वे भी नाराज हो सकते हैं। हर गिरफ्तारी यह दिखाती है कि शासन कमजोर और शंकालु है। आखिरकार सेंट पीटर्सबर्ग रेलवे में हुई बाधा सिर्फ इस बारे में नहीं है कि ट्रिगर किसने दबाया, बल्कि यह उस चीज के बारे में है जिसका वह प्रतिनिधित्व करती है। एक दबाव में सिस्टम नियंत्रण के लिए जूझती सरकार और सत्ता की सीमाएं पर रखती जनता। विस्फोट विनाश का एक पल था, पर यह बड़ी कहानी का हिस्सा है। एक कहानी जो अभी भी सामने है और मॉस्को पूरी तरह नियंत्रित नहीं कर सकता। अब सवाल खुद पुतिन का है। सुरक्षा सेवाएं और सैन्य अधिकारी अंधे नहीं हैं। उनके गृह नगर में उनकी निगरानी में धमाका सुरक्षा चूक ही नहीं, नियंत्रण के मिथक पर भी चोट है। यह चुभता है, सिर्फ नुकसान की वजह से नहीं, बल्कि इसलिए भी कि यह क्या संकेत देता है। जो सिस्टम ताकतवर लोगों की सुरक्षा के लिए बना था, अब चूकने लगा है। सवाल उठ रहे हैं, क्या फेडरल सिक्योरिटी सर्विस के मुखबिर सो रहे हैं? क्या कमांडर इतने व्यस्त हैं कि वे अपनी ही सुरक्षा नहीं कर पा रहे? अगर हमलावर सेंट पीटर्सबर्ग के पास हमला कर सकते हैं, तो सुरक्षा में और क्या सेंध लग रही है? ये सिर्फ रणनीतिक ही नहीं, प्रतिष्ठा से जुड़ी विफलताएं भी हैं। एक ऐसे शासन में जो डर और सटीकता पर टिका है, प्रतिष्ठा ही असली मुद्रा है। कोई नहीं कह रहा कि पुतिन की स्थिति डगमगा रही है, अभी नहीं, लेकिन फुसफुसाहटें बढ़ रही हैं। क्योंकि जब आपकी सुरक्षा टीम रेलवे पर बम नहीं रोक पाती, तो सवाल सिर्फ कौन जिम्मेदार है नहीं, बल्कि कौन देख रहा है भी होता है। जितना ज्यादा यह सिलसिला चलता रहेगा, उतनी ही ज्यादा संभावना है कि क्रेमलिन के अंदरूनी लोग वह चुपचाप पूछे जाने वाला सवाल अब खुलकर पूछने लगेंगे। क्या बॉस ने अपनी धार खो दी है? वैश्विक मंच पर जब रूस अपनी टूटी हुई पटरियों की मरम्मत करने में लगा है, बाकी दुनिया ध्यान से देख रही है। सेंट पीटर्सबर्ग के पास की घटना सिर्फ स्थानीय नहीं, बल्कि यह दिखाती है कि आज की दुनिया में ताकत और कमजोरी कैसे दिखती है। आजकल युद्ध सीमित नहीं रहते। एक धमाका महाद्वीपों में, बाजारों में और सीधे युद्ध कक्षों तक असर डाल सकता है। नाटो और बाल्टिक देशों के लिए यह विस्फोट सिर्फ खबर नहीं, बल्कि चेतावनी थी। एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया ने हर संभावित खतरे के लिए 2 साल तक तैयारी की है, चाहे वो साइबर हमले हों, ड्रोन हमले हों या शरणार्थियों की लहरें। सेंट पीटर्सबर्ग के पास तोड़फोड़ करना तस्वीर बदल देता है। यह दिखाता है कि रूस की आंतरिक सुरक्षा पर दबाव है और उसकी सीमाओं के भीतर की अराजकता तेजी से फैल सकती है। टालिन और वार्सो के सैन्य योजनाकार सिमुलेशन चला रहे हैं और नए सवाल पूछ रहे हैं। अगर मॉस्को अपनी खुद की परिवहन व्यवस्था की सुरक्षा नहीं कर सकता, तो अगर कुछ ऐसा ही सीमा के पास होता है तो क्या होगा? इस अविश्वास भरे क्षेत्र में
टूटी रेल को भी युद्ध कार्रवाई समझा जा सकता है। नेटो की खुफिया टीमों के लिए ये रेल हमले अब एक बड़े पैटर्न का हिस्सा हैं। वे हर विस्फोट को सैटेलाइट इमेज, इंटरसेप्टेड रेडियो बातचीत और जलती हुई बोगियों से निकलने वाले हीट सिग्नेचर के जरिए ट्रैक कर रहे हैं। जो वे देख रहे हैं वह सिर्फ तोड़फोड़ नहीं बल्कि रूस की युद्ध मशीन में गहरी थकावट का संकेत है। आधुनिक संघर्ष में लॉजिस्टिक्स सबसे महत्वपूर्ण है। जो पक्ष सप्लाई को तेज और सुरक्षित बढ़ाता है वही जीतता है। और रूस की जीवन रेखा, उसकी रेलवे प्रणाली दिन ब दिन और भी अस्थिर होती जा रही है। सेंट पीटर्सबर्ग के पास हर देरी नाटो जनरलों को यही संदेश देती है, रूस की ताकत सीमित है। यह संदेश पश्चिमी देशों के सैन्य कमांड सेंटर्स, संसदों और वित्तीय संस्थानों तक तेजी से पहुंचता है। जैसे जैसे सीमाएं स्पष्ट होती हैं, नाटो यूक्रेन को फंड देने में अधिक आत्मविश्वास महसूस करता है। हर जला हुआ मालगाड़ी का डिब्बा, हर रुकी हुई ट्रेन सिर्फ तोड़फोड़ करने वालों के लिए एक सामरिक जीत नहीं मानी जाती, बल्कि इसे इस बात का सबूत भी माना जाता है कि क्रेमलिन की ताकत कम हो रही है। वॉशिंगटन, ब्रुसेल्स और लंदन में इस सोच के बदलाव के असली नतीजे हैं। जो कभी लंबा और थकाऊ युद्ध था, अब जीतने लायक लगने लगा है। पश्चिमी नेता जो कभी हालात बिगड़ने को लेकर सतर्क थे, अब उन्नत हथियार और वित्तीय सहायता भेजने के लिए ज्यादा तैयार हैं। पहले रूस को उकसाने से चिंतित निवेशक और नीति निर्माता अब यूक्रेन की मदद कर युद्ध जल्दी खत्म करने का मौका देख रहे हैं। रणनीति अब नियंत्रण से तेजी लाने पर केंद्रित है ताकि दबाव बना रहे, दरारों को और चौड़ा करना और रूस की स्थिति को अस्थिर बनाना। नेटो रणनीतिकारों को अब रूस का रेलवे नक्शा हार्ट बीट मॉनिटर जैसा लगता है। हर नया विस्फोट एक और धड़कन है जो दिखाता है कि सिस्टम कमजोर हो रहा है। ब्रुसेल्स से वॉशिंगटन तक शांत बैठकों में उस पैटर्न का गहराई से अध्ययन हो रहा है। कुछ लोग मानते हैं कि इस युद्ध को ठंडा या गतिरोध में डाले बिना खत्म किया जा सकता है। इस बीच चीन यह सब चिंता के साथ देख रहा है। बीजिंग के लिए रूसी रेलवे सिर्फ सैनिकों के लिए नहीं बल्कि व्यापार की मुख्य धारा हैं जो चीन को उत्तरी बेल्टेड रोड परियोजना से यूरोप से जोड़ती हैं। हर पटरी से उतरना और हैक सिग्नल सिस्टम उस मार्ग के लिए खतरा है। पिस्को में विस्फोट से कई दिन माल आपूर्ति रुकने पर चीनी लॉजिस्टिक्स कंपनियां इसे महसूस करती हैं। यह पहले से ही बीजिंग को कुछ माल को सुरक्षित मार्गों की ओर स्थानांतरित करने के लिए प्रेरित कर रहा है, जैसे कि कजाकिस्तान के माध्यम से कैस्पियन कॉरिडोर या तुर्की के माध्यम से मिडिल कॉरिडोर। रूस की अस्थिरता यूरेशिया के व्यापार मानचित्र को बदल रही है, जिससे उसे नुकसान हो रहा है। यूरोप को भी आर्थिक झटके लग रहे हैं। प्रतिबंधों के बावजूद रूस अब भी काफी तेल, कोयला और अनाज रेल से निर्यात करता है। जब कोई लाइन बंद होती है, बीमा लागत बढ़ती है, डिलीवरी धीमी होती है और कीमतें बदलती हैं। सेंट पीटर्सबर्ग या नोवगोरोड के पास हर तकनीकी घटना ईंधन और अनाज बाजारों में हलचल ला देती है। तनावपूर्ण वैश्विक अर्थव्यवस्था में ऐसी अनिश्चितता सभी को प्रभावित करती है। एम्स्टर्डम के ऊर्जा व्यापारियों से काहिरा के मिल मालिकों तक जो कभी सैन्य झटका था, अब आर्थिक जोखिम बन गया है। यहाँ तक कि यूरोप से दूर देशों का भी इस पर ध्यान है। अफ्रीका, एशिया और लैटिन अमेरिका के देश जो रूसी अनाज व उर्वरक पर निर्भर हैं, अब आपूर्ति श्रृंखलाओं की नाजुकता देख सकते हैं। रूस के उत्तर में एक विस्फोट हजारों मील दूर खाद्य कीमतें बढ़ा सकता है। यह याद दिलाता है कि आज कोई युद्ध स्थानीय नहीं रहता। सेंट पीटर्सबर्ग के पास रेल धमाका साओ पाउलो या लागोस के सुपरमार्केट शेल्फ तक असर डाल सकता है, लेकिन अर्थव्यवस्था से आगे यह छवि के बारे में भी है। दशकों तक रूस को अपनी लॉजिस्टिक्स की महारत पर गर्व था। वह देश जो सेनाएं भेज सकता था, पाइपलाइन बना सकता था और असंभव दूरियों पर काम कर सकता था। अब पटरी से उतरी ट्रेनों और जलती मालगाड़ियों के वीडियो पूरी तरह नियंत्रण के मिथक को कमजोर कर रहे हैं। वह छवि टूट रही है। भू राजनीति में धारणा और हकीकत दोनों अहम हैं। जब रूस घर में कमजोर होता है तो विदेशों में उसका प्रभाव घटता है। सहयोगी सतर्क और प्रतिद्वंद्वी साहसी हो जाते हैं। वॉशिंगटन और ब्रुसेल्स में विश्लेषक इस तोड़फोड़ की लहर को सिर्फ एक परेशानी से ज्यादा मानते हैं। यह एक टर्निंग पॉइंट है। सोच काफी सीधी है। अगर रूस की रेलवे असुरक्षित है तो उसकी युद्ध क्षमता सीमित है। इसलिए कई लोग इसे लॉजिस्टिक्स युद्ध कहते हैं। यह युद्ध खाइयों में नहीं, सप्लाई लाइनों पर लड़ा जा रहा है जो सामान पहुंचाती हैं। इस नए संघर्ष में हैकर्स और तोड़फोड़ करने वाले भी सैनिकों जैसे निर्णायक हो सकते हैं। भारत और तुर्की जैसे तटस्थ देश भी अपनी रणनीति बदल रहे हैं। दोनों ने मॉस्को और पश्चिम के बीच संतुलन रखा है। अगर रूस की परिवहन व्यवस्था बार बार खराब रही तो उसकी विश्वसनीयता पर सवाल उठेंगे। व्यापार, निवेश और कूटनीतिक वादे स्थिरता पर निर्भर हैं। और इस समय रूस की रेलें स्थिरता के अलावा कुछ और ही कहानी बयां कर रही हैं। मॉस्को विदेशी एजेंटों पर आरोप लगा रहा है और नेटवर्क सुधारने की कोशिश कर रहा है, जबकि दुनिया अपने निष्कर्ष निकाल चुकी है।
मुख्य सवाल ये नहीं कि धमाके किसने किए, बल्कि ये कि इससे क्या सामने आया। रूस की अर्थव्यवस्था, साख और सैन्य शक्ति एक ही नाजुक रास्ते पर हैं। जब वो रास्ते फेल हो जाते हैं तो उसका झटका रूस की सीमाओं पर नहीं रुकता। ये बाजारों, गठबंधनों और वैश्विक गणनाओं के जरिए आगे बढ़ता है। सेंट पीटर्सबर्ग रेलवे सिर्फ टूटी नहीं, उसने पूरी दुनिया को स्पष्ट संदेश दिया। दिन का ये हादसा सिर्फ रेलवे दुर्घटना नहीं, बल्कि आधुनिक रूस की सच्चाइयां दर्शाता है। यह दिखाता है कि विदेश में ताकत घरेलू स्थिरता पर निर्भर करती है। यह साबित करता है कि बुनियादी ढांचा भी उतना ही महत्वपूर्ण युद्ध का मैदान है जितना कि अग्रिम मोर्चा। और यह एक सवाल हवा में तेज और अटल छोड़ जाता है। अगर ट्रेनें नहीं चल सकती तो साम्राज्य कैसे एकजुट रह सकता है? आपने शायद यह पहले ही नोटिस किया होगा, लेकिन हर बार जब हम आपको इस युद्ध के अग्रिम मोर्चे पर वास्तव में क्या हो रहा है दिखाने की कोशिश करते हैं, तो YouTube या तो वीडियो को डिमोनेटाइज कर देता है या फिर उसे पूरी तरह से ब्लॉक कर देता है। सिर्फ सच दिखाने पर हमारे वीडियो हटाए गए। ना कोई प्रोपेगेंडा, ना फर्जी क्लिप्स, सिर्फ पूर्व सैनिकों की मदद से विश्लेषित सत्यापित फुटेज। इस बीच वही मुख्यधारा की मीडिया जो पारदर्शिता की बात करती है, आपको यह तक नहीं दिखाएगी कि रूसी मिसाइलें यूक्रेनी शहरों के साथ असल में क्या कर रही हैं। इसीलिए मैंने बिजनेस बेसिक्स बनाया, हमारा खुद का प्लेटफॉर्म जो यूट्यूब से पूरी तरह स्वतंत्र और सेंसरशिप से मुक्त है। यही वह जगह है जहां हम फ्रंटलाइन क्लिप्स, अनुभवी लोगों से गहरी विश्लेषण और वे रिपोर्ट साझा करते हैं जो आपको मुख्य धारा की खबरों में कभी नहीं दिखेंगी। यह क्लिक या व्यूज के बारे में नहीं है, यह सच को दर्ज करने के बारे में है, इससे पहले कि वह एल्गोरिदम और राजनीति के पीछे गायब हो जाए। और यही एकमात्र वजह है कि हम इस वेबसाइट को चला पा रहे हैं। आप प्रशंसक, दर्शक, वे लोग जो सच में परवाह करते हैं कि क्या हो रहा है। हमारे पास बस आपका समर्थन है, कोई प्रायोजक या कॉरपोरेशन नहीं। अगर आप स्वतंत्र पत्रकारिता में विश्वास करते हैं और सच देखना चाहते हैं तो basicinsider.com पर जाएं। आप विवरण में दिए गए लिंक पर भी क्लिक कर सकते हैं या अपनी स्क्रीन पर दिख रहे QR कोड को स्कैन कर सकते हैं, क्योंकि युद्ध सिर्फ मैदान में नहीं, सच के लिए भी लड़ा जा रहा है।